हेलो एंड वेलकम। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। पहले साथियों, हम बात कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर, आपका थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉपरेशन, उस पर हमने जो है पिछली दो कक्षाओं में इस सब्जेक्ट को जो है बिंदुवार समझने का प्रयास किया। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि जो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉपरेशन में आज का जो आपका टॉपिक है वो होगा क्रेडिट एनालिसिस। ये क्या होता है? क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो है कि कृषि साख क्या मतलब कृषि ऋण क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट एनालिसिस। ये क्रेडिट विश्लेषण यह क्या होता है, ठीक है, या इसका क्या रोल होता है कृषि ऋण में, ठीक है, कृषि शाख में। तो देखिए, क्रेडिट विश्लेषण का मतलब होता है कि क्रेडिट विश्लेषण जो होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो किसी व्यक्ति, ठीक है, जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय की साख का गहन मूल्यांकन करती है। किसी व्यक्ति या साख के बारे में जो है प्रॉपर जानकारी लेती है, जैसे कि उनको लोन लेना हुआ, ऋण लेना हुआ, तो उसके बारे में जो है ये इसके द्वारा पता करना होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो व्यक्ति है वो जो ऋण ले रहा है, ठीक है, वो अपने समय पर वित्तीय दावों को पूरा करने में समर्थ होगा या फिर चूक का जोखिम कितना होगा। देखिए, ये जो क्रेडिट एनालिसिस होता है इसका मतलब यह होता है कि जो बैंक लोन देता है, ठीक है, किसान को, तो इसमें जो है जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में यह अध्ययन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि यह जो है इसको ऋण देने के बाद यह जो है इसको पूरा कर लेगा या फिर उसमें जो है समय से पूरा करने में चूक होगी। तो इन सब के बारे में इसमें जो है क्या किया जाता है, वित्तीय दावों को पूरा करने में सामर्थ होता है नहीं होता है, इसका मूल्यांकन करना होता है। यह अतीत के वित्तीय प्रदर्शन को देखने तक सीमित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति है वो पहले जो कृषि लोन लिया है, कृषि ऋण लिया है, उसको देखने से ही मात्र नहीं, बल्कि भविष्य की भुगतान क्षमता और संभावित जोखिमों का अनुमान लगाने का एक तरीका होता है, जिससे इसके बारे में, व्यक्ति के बारे में, जिसको जो है लोन लेना है, ऋण प्रदान करना है बैंकों को, उसके बारे में यह पता लगाता है, मूल्यांकन करता है कि यह भविष्य में इसको जो ऋण दिया जा रहा है उसका जो है ये भुगतान समय पे कर पाएगा या फिर कितना जो है इसको अमाउंट पे किया जाए कि यह उतना ही भुगतान आसानी से कर पाए व्यक्ति। तो इन सब चीज़ों का जो है अनुमान लगाने का एक तरीका होता है, ठीक है। वित्तीय दुनिया में चाहे बैंक हो या फिर वित्तीय संस्थान हो, ठीक है, सब जो है क्रेडिट विश्लेषण ऋण देने पर उससे संबंधित व्यापार को एक बार जो है जानने का प्रयत्न करते हैं। और क्रेडिट विश्लेषण जो है विभिन्न फ्रेमवर्कों के सिद्धांतों द्वारा विकसित किया गया है, जैसे कि उधारकर्ताओं की सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। और इसमें सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 2 फ्रेमवर्क 3R और 4CR है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्रेडिट एनालिसिस होता है इसको व्यक्ति के बारे में, जो उधारकर्ता है, जो लोन लेने वाला है, ठीक है, वो किस तरीके का है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो इन सब को जानने के लिए, इसके विश्लेषण के लिए कुछ इस प्रकार से फ्रेमवर्क किए गए हैं, जिसे 3R या 4R या फिर 3C बोला जाता है। यह क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो 3R एंड 3C क्रेडिट्स, ये क्या होता है 3Rs? तो ये फ्रेमवर्क का मतलब यह होता है कि जो व्यावसायिक ऋण परियोजना वित्तीय या फिर बड़े निवेश के संदर्भ में उधारकर्ता की वापसी क्षमता, रीपेमेंट कैपेसिटी और जोखिम रिस्क टॉलरेंस पर केंद्रित होता है, ठीक है। ये जो 4R होता है इसका मतलब यह होता है जो व्यक्ति लोन ले रहा है, ठीक है, उसकी उधारी क्षमता या फिर जोखिम सहनशीलता पर केंद्रित होता है, ठीक है, रिस्क टॉलरेंस पर। यह सिर्फ यह नहीं देखता है कि जो उधार करता है वह कितना कमाता है, बल्कि इसके द्वारा उसकी जो है वह उस कमाई को कैसे उत्पन्न कर रहा है और उसको बनाए रखने की उसकी क्षमता क्या है, ठीक है, उसके रिटर्न्स क्या हैं, तो उन सब के बारे में पता लगाता है। आर्ट्स का मतलब यह प्रस्तावित निवेश या व्यापार से अपेक्षित आर्थिक, व्यवहारिक और लाभप्रदता को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य ऋण लिया जा रहा है वह पर्याप्त आय उत्पन्न करेगा
या फिर ऋण का मूलधन और ब्याज दोनों चुका सकेगा और कुछ अतिरिक्त लाभ भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया जाता है। यह सिर्फ अच्छी साख का मामला नहीं बल्कि व्यवसाय का मॉडल, लाभप्रद बाजार की डिमांड, प्रतिस्पर्धा का लाभ आदि का जो है गहन अध्ययन मूल्यांकन करना होता है। यह व्यवसाय नई मशीन खरीदने के लिए ऋण लेता है तो ऋणदाता यह विश्लेषण करेगा कि वह मशीनरी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर या लागत घटाकर कितनी अतिरिक्त आय उत्पन्न करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई औद्योगिक निवेश करना है, ठीक है, कोई जो है फैक्ट्री लगानी, कोई मशीनरी लेनी है उसके लिए, तो उसको उसके लिए ऋण लेना होता है बैंकों से। तो जो ऋणदाता होता है वह इस चीज़ का एनालिसिस करता है कि जो व्यक्ति है मशीनरी उत्पाद की जो क्षमता है उसको लगाकर वह जो है उतना पैसा आय उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसका जो वो ऋण दे रहा है वह जोखिमपूर्ण होगा। तो इन सब चीज़ों का जो है प्रॉपर मूल्यांकन किया जाता है। रीपेमेंट कैपेसिटी, ठीक है, रीपेमेंट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो यह सीधा आकलन इस बात का होता है कि व्यवसाय या व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह या आय उत्पादन करेगा या फिर आय के स्थिर स्रोत, नकदी प्रवाह चक्र, परिचालन व्यय और अन्य मौजूदा वित्तीय संस्थाओं दावों को ध्यान में रखता है। यदि रिटर्न यानी कि लाभप्रदता पर केंद्रित है तो रीपेमेंट कैपेसिटी उस लाभप्रदता को उस ऋण के संदर्भ में रखती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज, ठीक है, रेशियो। इसमें क्या है, जैसे वित्तीय अनुपात का विश्लेषण करके यह बताता है कि यह इकाई अपने ऋण दावों को पूरा करने के लिए कितनी आसानी से नकदी उत्पन्न कर सकती है। नकदी प्रवाह की निरंतरता और पूर्वानुमान एक मजबूत पुनर्भुगतान क्षमता के लिए महत्वपूर्ण संकेतांक है। ठीक है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है कि जो आवेदक है, ठीक है, या व्यवसाय अप्रत्याशित जोखिमों या फिर आर्थिक मंदी, बाजार के झटकों या अप्रत्याशित लागतों को जो है संभालने के लिए कितना सुसज्जित है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो है गहन मूल्यांकन किया जाता है कि जो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी है इसका जो है कैसे इसको संभाला जाए। जो उधार करता है उसका वित्तीय संगठन या अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना कर सकता है और फिर अपने ऋण के दायित्वों को पूरा कर सकता है नहीं। ठीक है, तो एक व्यवसाय के पास मजबूती इक्विटी आधार है, पर्याप्त आरक्षित निधि है और एक विधित ग्राहक आधार है और अधिक जोखिम वहन करने की क्षमता है। ठीक है, तो और जो है कोई भी आकस्मिक योजनाएं, प्रबंधन की संकट से निपटने की क्षमता है और उच्च जोखिम वहन करने की क्षमता, डिफॉल्ट की संभावना कम है। तो यह चीज़ को दर्शाता है। रीपेमेंट प्लान, रीपेमेंट प्लान क्या है, तो यह जो है उधारकर्ता के ऋण को कैसे और कब चुकाने का इरादा रखता है। इसमें जो है उसका ऋण की अवधि, ब्याज की दर, शर्तें, ठीक है, कितने दिनों तक ब्याज जो है वो क्या कहते हैं भुगतान करेगा, भुगतान का समय, अवधि, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताता है और पारदर्शिता का आश्वासन देता है। योजना नकदी प्रवाह, ठीक है, ये क्या होता है, योजना नकदी प्रवाह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्रवाह अनुमानों से जुड़ी होती हैं और उधारकर्ता की क्षमताओं के अनुरूप होता है। ठीक है, जो उधारकर्ता होता है, जो ऋण लिया होता है, उसकी क्या क्षमता होती है, तो उसके अनुरूप जो होता है। और यह एक पुनर्भुगतान योजना का बड़ा लाभ हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 3C के बारे में। तो 3C का मतलब होता है कि 3C का फ्रेमवर्क क्रेडिट विश्लेषण के लिए अधिक व्यापक और व्यापारिक दृष्टिकोण है कि व्यक्तिगत ऋण लेकर छोटे व्यवसाय ऋण और विभिन्न प्रकार के ऋणों पर लागू होता है। ये उधारकर्ता की साख 3 मूल स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है। वो क्या है, पहला है करेक्टर्स, ठीक है, जैसे हमने पहले अभी 4R की बात की थी। ठीक है, अब हम 3C की बात करेंगे। कैरेक्टर का मतलब या उधारकर्ता की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और उसके वित्तीय दावों को पूरा करने की इच्छा के बारे में बतलाता है। ठीक है, कि ऋणदाता जो है अक्सर क्रेडिट हिस्ट्री, भुगतान रिकॉर्ड, ठीक है, भुगतान रिकॉर्ड का मतलब जो पिछला ऋण लिया है व्यक्ति उसके बारे में देखकर उस जो है व्यक्ति का क्या कहते हैं
कैरेक्टर का आकलन करता है और अच्छा कैरेक्टर संकेत देता है तो उधारकर्ता अपनी प्रतिस्पर्धाओं को गंभीरता से लेता है और उसका इरादा ऋण चुकाने का होता है। इसमें उधारकर्ता का कानूनी इतिहास, व्यवसाय के संदर्भ, ठीक है, और व्यक्तिगत नैतिक आचरण भी शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे, यह क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि उधारकर्ता के व्यवहारिक पैटर्न के बारे में भी बताता है। कैपेसिटी की बात करें तो यह उधारकर्ता की समय, ठीक है, समय पर ब्याज, मूलधन भुगतान करने की क्षमता का आकलन करता है। इसका आकलन उधारकर्ता की आय, उसका जो इनकम है उसके ऊपर, या फिर उसका जो वेतन है, व्यवसाय है, उसकी मासिक जो नकदी प्रवाह है, या फिर वर्तमान ऋण से आय का अनुपात और अन्य वित्तीय दावों जैसे कि ऋण भुगतान, किराया, बिल आदि का जांच करने में किया जाता है। ऋणदाता यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता के पास पर्याप्त डिस्पोजल इनकम होती है ताकि वह मौजूदा खर्चों पर नए ऋण भुगतान देने का कवर कर सके और आय की स्थिरता और भविष्य की कमाई पर संभावना जो है भी इस श्रेणी में आती है। ठीक है, तो यह व्यवसाय जो है राजस्व वृद्धि, लाभप्रदता और प्रचलन का नकदी प्रवाह देखता है। आगे हम बात करें कोलेटरल, तो यह वह जो है अमूर्त संपत्ति है जिसे ऋण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में गिरवी लिया जाता है। देखिए, जब कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति जो है किसी को ऋण देता है, उधार देता है, तो उसमें वह एक जो है संपत्ति को गिरवी के रूप में जो है लेता है। ठीक है, कि यह जो उधार करता है अगर ऋण नहीं चुकाएगा या फिर ऋण चुकाने में असमर्थ होगा तो ऋणदाता इस संपत्ति को जब्त कर लेगा या फिर उसे बेचकर जो है अपनी नुकसान की भरपाई कर सकेगा। कोलेटरल की गुणवत्ता, जैसे कि संपत्ति की स्थिति हो गई या फिर कितनी आसानी से इसे नकदी में बदला जा सकेगा, बाजार मूल्य क्या होगा, ऋणदाता के जोखिम को कम करता है। और आम कोलेटरल में रियल एस्टेट, वाहन, इन्वेंट्री, उपकरण और पर्याप्त खाते जो है शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती है। कोलेटरल की उपलब्धता ऋणदाता को एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है और यह उधारकर्ता का कैरेक्टर है, कैपेसिटी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो जो है हमने क्रेडिट विश्लेषण की बात की, ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस की बात की। इसमें 4R और 3C के बारे में हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि जो एक व्यक्ति होता है उसको अगर लोन लेना है या ऋण लेना है तो जो वित्तीय संस्थाएं जिसके द्वारा उसको लोन लेना है उसके द्वारा किन किन चीज़ों पर जो है गहन अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है कि वह किस तरीके से जो लोन ले रहा है उसको आसानी से चुका सकेगा। उस व्यक्ति पर जो है व्यक्ति है उस पर कोई जो है अगर आकस्मिक घटना होती है तो उस पर भी उसकी जो है जोखिम लेने की क्षमता क्या होती है, उसका पुराना जो लोन लेने का लेखा जोखा है वह समय पे उधारी चुकाया है या नहीं, इन सब चीज़ों को जो है व्यापक तरीके से मूल्यांकन करने के बाद, ठीक है, व्यापक तरीके से मूल्यांकन करने के बाद जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो मूल्यांकन के बाद व्यक्ति को ऋण प्रदान करती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऋण लेना है तो ऋण लेने के लिए भी उसको जो है बैंकों द्वारा, वित्तीय संस्थाओं द्वारा उसकी कोई संपत्ति गिरवी के रूप में जो है ली जाती है। ठीक है, साइन कराया जाता है व्यक्ति से कि हाँ, एक शपथ पत्र के द्वारा कि हाँ, अगर मैं जो है ऋण देने की स्थिति में नहीं हूँ या फिर वह जो है व्यक्ति है वह ऋण को चुकाने में असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिसके द्वारा वह ऋण लिया हो उसको जो है वह बेचकर अपने नुकसान की जो है आसानी से भरपाई कर सके आदि जो है, यह इसे कोलेटरल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलेटरल बॉन्ड एक तरह से कहते हैं। तो 3C का मतलब आपने यहाँ पे समझा कि कोलेटरल हो गया, कैरेक्टर हो गया, कैपेसिटी हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4R की हमने बात की थी, उसको भी हमने बारी बारी से जो है डिस्कस किया था। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है और उसके साथ साथ 4R और 3 का मतलब क्या, 3C का मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।